Well, hello everyone, welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, हम अपने पार्टनरशिप चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप को स्टेब्लिश करने के लिए हमें पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत होती है। दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट जो कि पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इट कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल, है ना। बट व्हाट इफ़ अगर वो दोनों पार्टनरशिप डीड बनाना ही भूल जाएं। ये हम देख चुके हैं जब लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में वो कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। वो रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि लिखे हुए हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आइकन बटन ये रहा। तो जल्दी से जाओ उसको देख कर आओ, क्योंकि आज तो हमें कवर करना है कि पार्टनरशिप डीड के अलावा हम कौन कौन सी चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे और किसको हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बिजनेस के लिए खर्चा है और कौन कौन सी पार्टनर्स के लिए खर्चा है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं जो हम टर्म्स करने जा रहे हैं उनका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज कौन सी चीज़ें होती होंगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, अब एक बात बताओ, जब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, इसका मतलब हमारे P&L अकाउंट में जितनी भी चीज़ें ऊपर होती थी वो हमारा एंड में निकाल के क्या देती थी? क्या आता था हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, है ना। अगर यहाँ पे आता था इसका मतलब नेट लॉस है और यहाँ पे आता था इसका मतलब नेट प्रॉफिट है। तो जब जब हमारे पास ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, हम इसको निकालने के लिए किस किस प्रोसेस को फॉलो करते थे? हम क्या करते थे, सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ लिख देते थे और सारी की सारी इनकम्स हमारी यहाँ आ जाती थी। तो ये जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट है ना बच्चों, यही बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस का खर्चा बनी, और जो जो बिजनेस का खर्चा बनी वो चाहे प्रॉफिट हो बिजनेस को चाहे लॉस हो, यहाँ पे आती तो थी ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ आते तो थे ना, चाहे वो प्रॉफिट दें चाहे लॉस दें, आते थे। तो वही सारी चीज़ें जो हमें P&L में लिखनी पड़ती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो सारी चार्ज होती हैं, मतलब करना ही पड़ेगा। चार्जेस होते हैं ना कि आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। तो जितनी भी चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं उसको हम कहते हैं अपने चार्जेस वाली कैटेगरी में लिखते हैं। अंडरस्टूड। नाउ जो हमारा सेकेंड चीज़ है वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मल सेंस में क्या समझते हैं हम लोग ये जानते हैं कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, है ना, कि हर एक इंसान को उनका एप्रोप्रिएट शेयर दे दो, उनका एप्रोप्रिएट प्रॉफिट दे दो, यही होता है ना। तो इसी तरीके से जब हमारे पास लास्ट में प्रॉफिट बच गया, उसको हम कैसे, कौन से पार्टनर को कितना देंगे, कौन से पार्टनर को कितना सैलरी देंगे, कौन से पार्टनर को कितना कमीशन देंगे। क्योंकि कुछ पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल नहीं देते, वो क्या करते हैं, वो पार्ट भी लेते हैं, मैनेजमेंट में काम भी कर रहे होते हैं, या तो एक लोअर लेवल पे कर रहे हो या तो हायर लेवल पे कर रहे हो, लेकिन काम भी कर रहे होते हैं, तो उनको तो सैलरी भी मिलनी चाहिए ना। इसी तरीके के प्रोविजंस हमने किस में देखे थे? अपने पार्टनरशिप डीड वाले क्लॉज में देखे थे और उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी देखे थे। तो वही सारी चीज़ें जब हम पार्टनर्स को बांटने लगते हैं, बट कब? जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है तब जब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसको बांटोगे, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। मतलब सपोज यहाँ पे मेरे को फ़ायदा हो गया 5,000 का। अब ये 5,000 रुपये मैं A और B में बांटूँ कैसे? ये या तो मैं इसको 3,000 दे दूँ और इसको 2,000 दे दूँ, या तो इसको 3,000 दे दूँ और इसको 2,000 दे दूँ, या तो इसको 2,500 दे दूँ या तो इसको 2,500 दे दूँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना कि कैसे बंटवारा करोगे, कैसे बंटवारा, तो जड़ है ना हर चीज़ की। तो यही चीज़ हमारी सॉल्यूशन होती है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि चार्ज समझ आ गया होगा और एप्रोप्रिएशन समझ आ गया होगा, बट ऐसे नहीं, हम क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं। चलिए बच्चे अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। बट प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाने से पहले एक बात समझ लेते हैं ना कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें चार्ज कंसीडर करना है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें एप्रोप्रिएशन की तरफ डालना है। क्वेश्चन करने से पहले हमें बेसिक थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें फॉलो करते रहेंगे
थ्रू आउट दिस पार्टनरशिप चैप्टर, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, चाहे वो डेथ हो, हमें देखने ही पड़ेंगे ये वाले एस्पेक्ट। तो हम इससे पहले देख ही लेते हैं कि एक्चुअली इनके साथ डील कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, रेंट टू पार्टनर। अब ये रेंट वाला सिनेरियो आएगा कब, अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई लैंड दी होगी हमें, या फिर अपने घर के ऊपर हमें सहारा दे रखा होगा, तो हमें उसको रेंट देना चाहिए, है ना। बट वो तो पार्टनर भी है, तो अब ये इतना करेगा तो इतना तो बनता है ना, पार्टनर होने के नाते कुछ तो जिम्मेदारी उसकी भी होंगी। बट आप कैपिटल के अलावा ये काम कर रहे हो, मतलब ये एक्चुअली हमें हेल्प कर रहे हो। अगर हम कहीं और होते, किसी और की प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस खोल के बैठे होते, तो हमें उसे रेंट देना पड़ता कि नहीं, देना पड़ता ना। तो इसी तरीके से भी इस केस में हम उस पार्टनर को कैपिटल के अलावा जब देखते हैं, तो हम ये देखेंगे कि यह कोई और पर्सन है जिसने हमें अपनी लैंड प्रोवाइड करी थी, तो इसका रेंट तो बनता है। तो जब जब पार्टनर की किसी भी प्रॉपर्टी पे हमने कोई काम करा होगा या कोई हेल्प ली होगी, तो हम उसको हमेशा रेंट देंगे, और ये हमेशा ही दोगे। रेंट अगर तुम किसी और के घर पे होते तो भी देते ना, चाहे तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। इसीलिए ये वाली जो चीज़ है ना, वो स्पेसिफिकली कौन सी कैटेगरी में आती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, की मतलब देना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा हो गया चार्ज में। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, लोन बाय पार्टनर। इसका मतलब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लोन प्रोवाइड करा है। लोन कैपिटल से तो अलग है ना, कैपिटल भी एक तरीके का लोन है, लेकिन वो लोन वाली कैटेगरी में डाल रहा है इसको। इसका मतलब ये अलग दिखाना चाहता है। अब अलग दिखाना चाहता है तो इसका मतलब वो अपने आप को पार्टनर नहीं, वो अपने एक लेंडर की तरीके से आपको दिखा रहा है। बैंक भी तो हमें प्रोवाइड करता है ना फैसिलिटी ये वाली, तो हम उसे इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं देते। तो यहाँ पे इस पार्टनर का भी हक बनता है, इसने अपनी कैपिटल के अलावा पैसा दिया है। तो कैपिटल वाली कैटेगरी में जब उसको इंक्लूड ही नहीं करना चाहता वो, तो इसका मतलब वो इस पर इंटरेस्ट लेना चाहता है। और जब वो इंटरेस्ट हम अपने बैंक को देते हैं, तो हम ये देख के देते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तभी देंगे, नहीं। तो जब हम चीज़ें अपनी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, चार्ज कंसीडर करते हैं। इसका मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सैलरी टू पार्टनर। अब ये सैलरी कुछ ऐसी चीज़ है कि तुमने कैपिटल दिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हारा बिजनेस को प्रॉफिट हो, तो तुम काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे कि भाई ये कंपल्शन मत बनाओ, हम ये दो चीज़ों को कंपल्शन में लेके चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है सैलरी वाली चीज़ है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं तुम्हें सैलरी प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हारे काम की। तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो एप्रोप्रिएशन में आती है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये क्या चीज़ है, इसका मतलब पार्टनर ने आपको कैपिटल प्रोवाइड करी है और आप उसको उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो। प्रॉफिट भी तो आप उसी को दे रहे हो, प्रॉफिट भी उसको दे रहे हो, इंटरेस्ट भी उसको दे रहे हो। तो ये इतने इतने फॉर्म्स में जो प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये तभी दो ना जब प्रॉफिट हो, है ना। तो जब प्रॉफिट होंगे तभी तो आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे दे सकते हो ना कुछ। जब नहीं होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसी चीज़ है, हम तभी देते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट हो। जब प्रॉफिट हो तब डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये कौन से उसमें चला जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन द सेम वे जिस तरह हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ट्रीट करना चाहिए ना। अब तुम ये बोलो कि नहीं नहीं, तुम्हें पैसा पार्टनर से जब पैसा लेना हुआ तो मैं हर फॉर्म में लूंगा, चाहे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है चाहे मेरे को लॉस हो रहा हो, और जब मेरे को प्रॉफिट होगा तभी मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। ये तो थोड़ी सी बात अच्छी नहीं लगेगी ना, पार्टनर्स को अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए वो क्या कहेंगे कि अगर तुम इसको एप्रोप्रिएशन चार्ज कर रहे हो ना, तो इसको भी एप्रोप्रिएशन में ही डालो, क्योंकि ये तुम्हारा एक ऐड ऑन प्रॉफिट ही तो है ना। अगर मैंने कुछ पैसे निकाल लिए तो तुम मेरे से चार्ज कर रहे हो, जितना दिया हुआ है उस पर तो तुम मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। इसलिए हम इसको भी एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में ही डालते हैं। अब एक बात सुनो बच्चों, जो जो चीज़ें हम पार्टनर्स की एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, जैसे उसकी लैंड यूज़ कर रहे थे तो हमें उसको रेंट देना बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें क्या है, जैसे हम उसने पैसे दिए, हम कैपिटल के अलावा पैसे दे रहे हैं, वो उस पर कुछ और भी कर सकता था ना, दूसरा बिजनेस भी खोल सकता था, दूसरी इंटरेस्ट भी कमा सकता था। बट उसने क्या करा, उसने हमें लोन देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। क्यों, ताकि उसी का बिजनेस बढ़े। बात तो सही है, लेकिन उसको थोड़ा एड ऑन एडवांटेज तो दो ना। इसलिए हमने इस लोन को हमेशा चार्ज माना है, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने भी इसको एक चार्ज माना है। क्या बोला है कि अगर पार्टनरशिप कुछ ना बोले तो कितना परसेंट देना है, 6% तो देना ही देना है, ठीक है, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा हो चाहे तुम्हें लॉस हो रहा हो। तो इसलिए हम समझ गए कि इन सारी चीज़ों को, ये जो 5 चीज़ें हमें कहीं पे भी मिले, डेथ में मिले, डिसोल्यूशन में मिले, या रिटायरमेंट में मिले, या एडमिशन में मिले, हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है।
हमें कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डालना है और कहाँ पे हमें इसको एप्रोप्रिएशन वाली कैटेगरीज में देखना है। चलिए फिर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन केस अगर हमें ये चार्ज वाली चीज़ें मिल जाएं और हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो या फिर बराबर हो तो क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए इसे अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अखिल और भरत 2 पार्टनर्स थे जिनकी कैपिटल 2 लाख 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021 को है। ठीक है, लोन बाय पार्टनर्स, इन दोनों ने ही लोन दिया है फर्म को। ठीक है, कितना दिया है? अखिल ने दिया है 4 लाख, भरत ने दिया है 2 लाख। पर दिया कब है? 1 अक्टूबर 21 को दिया है। तो इसकी जो हमारी अकाउंटिंग होगी, अब बताओ 21 से 22 तक ही तो जाएगा ना ये। अब 22 कब? 31 मार्च 22, है ना। अब ये अक्टूबर से अगर आप काउंट करने जाओगे तो आपको पता है कितने महीने तक के लिए हम इस पे लगाएंगे, क्योंकि पूरा साल तो नहीं लग रहा। तो ये लग रहा है ओनली फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट देना होगा वो कितने मंथ्स का देना होगा? 6 मंथ्स के लिए देना होगा। तो उसकी एंट्री तो हम लोग जानते हैं, एंट्री पे चलो बाद में ध्यान देंगे, उसके लिए हमें पता तो है ना कैसे निकालते हैं। अब देख लेते हैं भाई कितना परसेंट पहले ब्याज लगता है कि नहीं लगता है। इंटरेस्ट नो एग्रीमेंट, और इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट हमें कितना देना होता है? 6% देना होता है। अभी जस्ट डिस्कस करा था, है ना। तो अब अगर मेरे को 4 लाख पर 6% की रेट के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए देना हुआ तो मेरा अमाउंट कितना आएगा? जल्दी से बताइए। मेरा अमाउंट आएगा 12,000। ओके, आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगी तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। नाउ अब अगर हम भरत की देखने जाएं तो भरत की क्या है? 2 लाख की लोन अमाउंट है। ठीक है, 2 लाख के लोन अमाउंट पे वो 6% के रेट से 6 मंथ्स के लिए देगा तो कितना होगा? अब जल्दी से बताओ। 6,000 होगा। चलिए देखिए, अब 6,000, इसकी भी कैलकुलेशन ना समझ आए तो बता दीजिएगा। 6,000 और 8,000 मिला के कितने हुए? 18,000। इसका मतलब जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो कितना है? 18,000। अब अगर उस इंसान को प्रॉफिट हो रहा है, केस 1 हमारे पास क्या है? प्रॉफिट का है कि प्रॉफिट हुआ है 25,000 का, और अगर हमने इसकी कैलकुलेशन इसमें मर्ज नहीं करी है तो ये करेक्ट प्रॉफिट तो नहीं है। तो करेक्ट प्रॉफिट पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसमें से 18,000 को माइनस करना होगा, तब हमारे पास जाके करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा कि अब इतना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि ये तो चार्ज है तो इसको प्रॉफिट में से कम करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ अब इसको तो माइनस करके निकाल देंगे। अब इस केस में क्या करें? इस केस में तो हमारे पास प्रॉफिट ही 15,000 का है, जो हमारे इंटरेस्ट से भी कम है। पर हमें क्या ध्यान रखना था कि हमें इंटरेस्ट तो देना होगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो जब हमने 18,000 के अपने अमाउंट को यहाँ पर मर्ज नहीं करा था, मतलब उसको कैलकुलेशन में नहीं लाए थे, तब 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था। अब अगर हम 18,000 को इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या होगा? हमें तो लॉस हो जाएगा। 18,000 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितना अमाउंट आएगा? मेरे पास तो लॉस का आएगा 3,000 माइनस का 3,000। ठीक है, और इधर कितना आएगा? इधर आएगा 7,000। ठीक है, तो इस केस में तो फिर भी हमारे पास प्रॉफिट बचा था, और इस केस में बचा नहीं, हम तो प्रॉफिट से लॉस वाली फिगर पर आ गए। बट क्या करें, देना तो है, और जो चीज़ चार्ज है वो तो जाएगी, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा हो चाहे तुम्हारा प्रॉफिट कम हो। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। कितने का? 25,000 का लॉस है। अब ऑलरेडी तुम घाटे में जा रहे हो, तुम्हें एक और घाटा बियर करना है, तो मतलब और बड़ा घाटा हो गया कि नहीं हो गया? तो 25,000 में आपको एक और लॉस अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 25,000 के घाटे में हो। अब 18,000 का घाटा और जोड़ लो, क्योंकि है तो एक्सपेंसिव ना। जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 43,000। किस में? माइनस में, मतलब कि लॉस में। इधर अब देखो हमारा क्या हो गया? लॉस बढ़ गया। जो ऑलरेडी लॉस में था वो अगर तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो ज़्यादा बड़ा लॉस करवा देगा, है ना। तीनों केसेस में हमें क्या देखने को मिला कि इस वाले केस में हमारा प्रॉफिट था लेकिन वो कम हो गया क्योंकि हमें ये देना पड़ा। फिर केस 2 में हमारे पास प्रॉफिट था बट सफिशिएंट नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं है, तुम्हारा प्रॉफिट चाहे लॉस में कन्वर्ट हो जाए लेकिन तुम्हें ये अमाउंट तो देना पड़ेगा। एंड थर्ड वाले केस में तो हमें प्रॉफिट था ही नहीं, हम तो लॉस में थे, फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि चाहे तुम्हारी कंपनी डूब रही हो लेकिन ये अमाउंट तो तुम्हें देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसी चीज़ को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब
प्रॉफिट को ये टच करके जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट को लॉस में बनाता हुआ जाए, चाहे प्रॉफिट को और प्रॉफिट में कर दे, चाहे प्रॉफिट को और लॉस में कर दे। तो इसलिए हमें इसको तो बियर करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह बच्चों हमें जिस जिस चीज़ को भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली कैटेगरी में डालना होगा ना, उसका ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या लॉस बढ़ जा रहा है। हमें बस ये देखना है कि हमें इसको प्रोवाइड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम उसे करेंगे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर। सो यही हमारा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का फंडा। एप्रोप्रिएशन के लिए हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना होगा, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले फंडे को क्लियर करेंगे। कैसे? अपनी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइडेड है। तो जहाँ पे भी जैसे भी डाउट आए आपको क्या करना है, बस जल्दी से सिमरा क्लासेस को याद करना है और 24 आवर्स में सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। और आपको तो पता है हम अपने प्रॉमिस को निभाते हैं। और अब किसकी बारी है प्रॉमिस निभाने की? आपकी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।